नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाएं लेंगी क्लास 3 तक के बच्चों की स्पेशल कक्षाएं, प्रति माह मिलेंगे 2000 रुपये। कोविड के कारण राज्य के स्कूल 2 साल तक बंद रहे। इससे पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार स्कूलों में कक्षा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए सरकार अतिरिक्त कक्षा संचालन करेगी। बच्चों को स्कूल के अलावा 2 घंटे अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। यह आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों को पढ़ाएगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में लिया गया। राज्य में 35,000 स्कूलों को एक एक आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा। स्कूल के बाद बच्चे 2 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई करेंगे। कक्षा संचालन का समय 3 से 5 बजे तक हो सकता है। समय निर्धारण को लेकर अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। कक्षा संचालन को लेकर आंगनबाड़ी सेविका को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में लगभग 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कक्षा संचालन के लिए जगह निर्धारण पर भी अंतिम निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जा सकता है। जिस आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बैठने की पर्याप्त सुविधा नहीं होगी वहां स्कूल में भी कक्षा संचालन हो सकता है। आप सबको बता दूं कि कक्षा का संचालन 6 माह तक लिया जाएगा। इसके लिए 2000 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर विचार हो रहा है। कक्षा संचालन ज्ञान सेतु के तहत उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तक से किया जाएगा। झारखंड सरकार ने दिया बड़ा झटका। 10,388 पोषण सखियों को नौकरी से हटाया। 3,000 रुपये मिलता था मानदेय। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के तहत बहाल की गई 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि इन्हें 31 मार्च 2022 तक के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि इनकी जो है अस्थायी नौकरी नहीं थी, मानदेय पर इनको बहाल किया गया था। आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2015 में झारखंड के 6 जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति हुई थी। इन्हें प्रति माह 3,000 रुपये मानदेय दिए जा रहे थे, लेकिन केंद्र ने वर्ष 2017 से इस मद में मानदेय की राशि देनी बंद कर दी है। राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा के बाद इन पोषण सखियों की सेवा समाप्त करने तथा बकाया मानदेय का भुगतान ICDS के दूसरे मदों के राज्यांश से करने का निर्णय लिया है। झारखंड में नई खेल नीति का प्रस्ताव तैयार। नौकरियों में खिलाड़ियों को मिलेगा 2% क्षैतिज आरक्षण। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% का क्षैतिज आरक्षण देगी। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान होगा। झारखंड सरकार नई खेल नीति 2022 का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अनुमान है कि अगली कैबिनेट में यह प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रस्ताव में स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड की दृष्टि रखी गई है। साथ ही देशज और पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। ओलंपिक एवं शीत ओलंपिक में गोल्ड लाने पर 2 करोड़ रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। नीति में खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी देने की भी बात कही गई है। साथ ही राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री के लिए 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक दिए जाएंगे। राज्य के अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ और एशियन गेम के पदक विजेता जो अब खेल में नहीं हैं, उन्हें आजीवन 10,000 मासिक पेंशन एवं मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। झारखंड में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार की बड़ी पहल। ग्राम प्रधान भी कर सकेंगे अब 25 लाख तक खर्च। झारखंड में आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास के लिए परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा, मांझी और पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कार्य करा सकेगी। कल्याण विभाग ने अनुसूचित क्षेत्रों में यह योजना शुरू की है, जिसके तहत यह वित्तीय अधिकार सौंपा गया है। इसमें आदिवासी संस्कृति कला केंद्र, मांझी भवन, मानकी मुंडा भवन, प्रहा भवन, परगना भवन, धुमकुड़िया भवन, गोडसे निर्माण और मांझी थान सेट निर्माण के लिए राशि खर्च की जा सकेगी। जिन ग्रामों में ग्राम प्रधान मानकी मुंडा, पाहन या मांझी नहीं है, वहां मान्यता प्राप्त परंपरागत समितियों के माध्यम से योजना का काम कराया जाएगा।
25 लाख रुपए से अधिक की योजनाओं का क्रियान्वयन खुली निविदा के माध्यम से होगा। आप सबको बता दूं कि वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 85 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। विधायक की मांग पर 3 नए हॉल्ट बनाने के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। गोड्डा दुमका रेलखंड में भटोंदा और सुगावथान एवं बरेट यानी कि सरैयाहाट में रेल हॉल्ट बनाने की मांग विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी। इसके बाद सीएम के निर्देश पर बुधवार को झारखंड के परिवहन सचिव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखकर उक्त तीनों हॉल्ट के निर्माण का प्रस्ताव दिया। कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन हॉल्ट के निर्माण का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व से निर्मित कॉटन हॉल्ट को भी चालू करने की मांग की गई है। विधायक की उक्त पहल पर भटोंदा और सुगावथान गांव के आसपास के दर्जनों गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग अब अपने घर के करीब से रेल का सफर कर पाएंगे। बहुत दिनों से रेलवे हॉल्ट की मांग लोग कर रहे थे। आप सबको बता दूं कि इसके साथ साथ गोड्डा स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन को लेकर भी 9 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा। लू की चपेट में पलामू, गढ़वाल, लातेहार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मार्च के अंतिम महीने से शुरू हुआ गर्मी का कहर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भी जारी है। अभी ऐसी स्थिति अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पलामू के अलावा गढ़वाल, लातेहार और चतरा में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हीट वेव की संभावना जताई है। ऐसा राज्य में पहली बार हुआ, जो कि पलामू का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री रहा, जो पूरे झारखंड में सबसे अधिक रहा। खबर है झारखंड के देवघर से। सुभाष चंद्र जाट ने संभाला देवघर के नए एसपी का पदभार। कहा, जिले को अपराध मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता। देवघर जिले के नए एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बुधवार की दोपहर पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने यह पदभार निवर्तमान एसपी धनंजय कुमार सिंह से लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नए एसपी श्री जाट ने कहा कि निवर्तमान एसपी द्वारा छेड़े गए साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाना और जिला को अपराध मुक्त बनाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। आप सबको बता दें कि इससे पूर्व श्री जाट जमशेदपुर के सिटी एसपी थे। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार ने मंगलवार को 9 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की थी। इसी के तहत श्री जाट को देवघर का नया एसपी बनाया गया। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि जिला में शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस का मदद करें। एसपी ने कहा कि बिना आपके सहयोग के जिले को अपराध मुक्त बना पाना संभव नहीं है। जिले की जनता को भयमुक्त वातावरण देना इसकी पहली प्राथमिकता होगी और इस दिशा में लगातार प्रयास होगा। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। हार्डकोर नक्सली सूरजनाथ ने लोहरदगा में किया सरेंडर। अन्य नक्सलियों से की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील। आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के तहत लोहरदगा के बक्सी डीपा स्थित न्यू पुलिस लाइन में बुधवार को माओवादी संगठन के हार्डकोर नक्सली सूरजनाथ खिरवार ने सरेंडर किया। उन्होंने डीसी और एसपी के समक्ष सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण के दौरान हार्डकोर नक्सली को फूल और सरकार के नीति के तहत दिए जाने वाली राशि में से 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। सरेंडर करने के बाद नक्सली सूरजनाथ ने अन्य नक्सलियों से भी बंदूक छोड़कर सरकार के मुख्यधारा में जुड़ने की अपील की है। इस मौके पर डीसी बागमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि सरकार की नीति उग्रवादी संगठन के लिए काफी लाभदायक है, जो मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। कहा कि अन्य उग्रवादियों की इस धारा से जुड़कर जीवन संवारने का अवसर प्रशासन की ओर से सरकार की नीति के तहत दिया जाएगा। साथ ही कहा कि उन उग्रवादियों के लिए यह योजना वरदान साबित होगा, जो मुख्यधारा से जुड़कर परिवार का भविष्य संवारने का कार्य कर सकते हैं। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खुट्टी के डीसी ने पत्थरबाजी मामले में लोगों से शांति बनाने की है अपील। कहा, ड्रोन कैमरे से होगी अब निगरानी। खुट्टी शहर के 2 जगहों पर पत्थरबाजी मामले में डीसी शशि रंजन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी की बात कही है। कहा कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के बाद स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने जिला वासियों से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को धार्मिक जुलूस पर एक विशेष समुदाय द्वारा पथराव करने के बाद बुधवार को भी शहर के 2 क्षेत्रों में पत्थरबाजी होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। आप सबको बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीसी शशि रंजन ने खुट्टी को 5 जोन में बांटा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन के लिए एक मजिस्ट्रेट और 20-20 पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रत्येक जोन में ड्रोन कैमरे से स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जब डीसी ने शिक्षिका बनकर ली बच्चों की क्लास, पूछे आसान सवाल, बोले प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय यादव ने छात्राओं के लिए मंगलवार को चौक और डस्टर पकड़ लिया। मौका था शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक का और स्थान था कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुंदरनगर का। बैठक से पहले ही उपायुक्त विजय यादव ने अचानक विद्यालय की छात्राओं के बीच पहुंच गई और उनसे बातचीत करने लगी। इसी बीच उन्होंने विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण भी किया। इसके बाद छात्राओं से उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे और खुद जवाब भी दिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स से जुड़ी जानकारी देने के साथ ही छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा मिले ताकि वे बाहरी दुनिया में खुद को स्थापित कर सके, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलता बनाए रखने में सफल हों। उपायुक्त ने विशेष तौर पर साफ सफाई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गुड टच, बैड टच को लेकर कहा कि स्कूल में जहां बच्चे अपने जीवन का कीमती समय व्यतीत करते हैं वहां सिर्फ किताबी ज्ञान देना बेईमानी होगी। बच्चों के समग्र मानसिक एवं शारीरिक विकास का भी ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस दौरान डीडीसी प्रदीप प्रसाद और अन्य लोग भी मौजूद थे। 4 चरणों में संपन्न होगा झारखंड का पंचायत चुनाव, जानिए कब हो सकती है इसकी घोषणा। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा इस सप्ताह कर दी जाएगी। इस पर काम भी चल रहा है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं पंचायत चुनाव मई में करा लिया जाएगा। प्रयास हो रहा है कि मई में हर जिले में चुनाव हो जाए। इधर आयोग की ओर से सारी तैयारी भी की जा रही है। 6 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी कमियों को दूर कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने इसके लिए जिलों को आवश्यक निर्देश भी दिया था। सारी तैयारियों के बाद चुनाव की तिथि पर सरकार के साथ विचार विमर्श होगा, फिर राज्यपाल से अनुमोदन लेने के बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आप सबको को बता दो कि इस बार जो है राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसके अलावा बूथों का गठन, मतदाता सूची का प्रकाशन, सुरक्षा व्यवस्था, बैलेट बॉक्स और स्याही आदि की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। आप सबको बता दूं कि राज्य में चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्रमशः 20 और 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। इन परीक्षाओं के कारण स्कूलों और शिक्षकों की अनुबद्धता के कारण अप्रैल के अंत तक चुनाव संभव नहीं है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला की फुटबॉलर बेटी अष्टम उरांव के नाम से बनेगा खेल का मैदान, डीसी पहुंचे खिलाड़ी के गाँव। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के गोराटोली गांव की बेटी अष्टम उरांव का राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में चयनित होने के बाद डीसी सुशांत गौरव गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव के नाम से खेल मैदान बनाने की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर कहा कि अष्टम उरांव का राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में चयनित होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। यहाँ की बेटी अब देश के लिए फुटबॉल खेलेगी, उससे प्रेरणा लेकर बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस मौके पर अष्टम उरांव के पिता हीरा उरांव एवं माता तारा देवी को गुलदस्ता एवं शॉल भेंट कर सम्मानित करते हुए बेटी का राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में चयनित होने पर बधाई दिया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। 14 अप्रैल को रांची पहुंचेगी 2.5 आखर फ्रेम का सांस्कृतिक यात्रा, जागरूक होगी नई पीढ़ी। आजादी के 75 साल के मौके पर भारतीय जन नाट्य संघ यानी कि इप्टा की पहल पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है। इसका नाम 2.5 आखर फ्रेम का है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए संत कबीर के महान संदेश 2.5 आखर फ्रेम का के साथ सांस्कृतिक यात्रा का आगाज छत्तीसगढ़ के रायपुर से हो रहा है। रायपुर से निकलकर यह यात्रा 13 अप्रैल को गढ़वा के रास्ते झारखंड सीमा पर प्रवेश करेगी। यह यात्रा मेदिनीनगर होते हुए 14 अप्रैल को रांची पहुंचेगी। रांची में सिधो कानू, नीलांबर, पीतांबर और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में शाम 6 बजे से सांस्कृतिक आयोजन होगा। इस आयोजन में मशहूर किस्सागो कफिल जाफरी राष्ट्रीय एकता विषय पर किस्सागोई करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय लोक नाटक नाचा का आयोजन होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में नाचा टीम का झारखंड के रंगकर्मियों, साहित्यकारों, संस्कृति के कर्मियों और बुद्धिजीवियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।